प्रैक्टिस की दुनिया में आज मैं पारा जंबल्स के क्वेश्चंस लेकर के आया हुआ हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये सारा का सारा पीवाई क्वेश्चंस लिया हुआ है। पारा जंबल्स की अगर थोड़ा सा बात करें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा, वीडियो लंबा हो सकता है। पारा जंबल्स का जो बनाने का तरीका है, रूल है, वो बेसिकली कुछ ऐसा खास नहीं है कि इसके बारे में कुछ पढ़ा दिया जाए, बता दिया जाए और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पारा जंबल्स बहुत सारे चैप्टर्स का कलेक्शन होता है। उसमें इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और अलग अलग वर्ड का कनेक्टिविटी से हम इसको सॉल्व करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इसको शुरुआत करने के लिए हम नाउन को ढूंढते हैं, तो कभी फ्रेजल वर्ब को ढूंढते हैं, और फिर सेंटेंस एक तरह से ये है कि जिसके बाद अगर वो सेंटेंस सूटेबल हो पा रहा है तो हम उसी हिसाब से सेट करते हैं। ठीक है ना? तो बेसिकली यही सब तरीका है और हम समझेंगे इसका एक नॉर्मल सा फंडा कि आप इसे जितना प्रैक्टिस करेंगे आप इसमें इतना अच्छा कर पाएंगे। तो देखिए, इस पहला क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं आपसे, फेल बिफोर मी कार्केस ऑफ एन एनिमल व्हेन सडनली माई हार्ट स्किप्ड अ बीट। क्वेश्चन को पहले इसी प्रकार से आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद कुछ तो समझ में आएगा। फिर देखिए, अच्छा ऑप्शन ए, ये ए नंबर में कह रहा है फेल बिफोर मी, क्या ये सेंटेंस का शुरुआत कर सकता है? मेरे सामने गिरा या मेरे आगे गिरा, क्या गिरा पता नहीं चल रहा, तो नहीं कर सकता। कार्केस ऑफ एन एनिमल, अच्छा ये तो लग रहा ना कि कार्केस ऑफ एनिमल मतलब जानवर का एक डेड बॉडी का गिरा, ये तो सूट कर रहा कि कार्केस ऑफ एनिमल फेल बिफोर मी, ये तो मतलब बी के बाद ए आएगा, ये तो समझ में आ गया। अब बी के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे सी में भी और बी में भी और डी में भी है, लेकिन अच्छा अब यहाँ पे एक डी से शुरुआत कर रहा है, एक सी से शुरुआत कर रहा है, तो वैन सडनली कार्केस, अगर हम वैन से शुरुआत करेंगे तो वैन के बाद वैन सडनली माई हार्ट स्किप अ बीट। अगर हम ये कर रहे हैं कि माई हार्ट स्किप अ बीट वैन सडनली, मेरा दिल तब सहम गया जब अचानक से एक जानवर का कार्कस गिरा मेरे सामने। समझ में आया? यहाँ पे हार्ट स्किप जैसे कहते हैं ना कि अरे ऐसा सदमा लगा कि मेरे पैर से ज़मीन खिसक गई। तो ये कब होता है? जब कोई चीज़ होता है तो बीट स्किप हुआ। कब हुआ? जब अचानक से एक कार्कस ऑफ एनिमल मेरे सामने गिरा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, सो देन वाई आर नॉट सिलिकॉन वैली एंटरप्रेन्योर्स क्लैमरिंग टू डिकोड द एंशिएंट विजडम। मतलब सिलिकॉन वैली के जो एंटरप्रेन्योर्स लोग हैं वो एंशिएंट विजडम को क्यों नहीं डिकोड करते हैं? द फेल्योर रेट इन फाइंडिंग अ न्यू ड्रग इज एज हाई एज 95%। कहता है जो फेल्योर रेट है ना ड्रग्स का, वो 95% तक का बतला रहा है। फिर कह रहा है बिकॉज दिस वंस थ्राइविंग कल्चर आर नाउ रिड्यूस टू एन इंडेंजर ट्राइब अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री डाटा। ये टेक डॉलर इतना बिलियन ऑन एवरेज फॉर 14 ईयर्स टू डेवलप अ न्यू ड्रग। इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें तो कुछ फ्रेजल वर्ब यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री डाटा, ये सेंटेंस का शुरुआत कर सकता है। इस तरह के जो फ्रेजल वर्ब हैं, हम कहते भी हैं ना कई बार कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या उनके अनुसार, उसके हिसाब से, फलाने मंत्री के हिसाब से ये बात है, या उस डाटा के हिसाब से ये आंकड़ा है। तो यहाँ भी ये सेंटेंस का शुरुआत क्यों नहीं कर सकता? जब हम ये बात बोल सकते हैं तो सेंटेंस का शुरुआत भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री डाटा के हिसाब से। ये टैक्स इतना बिलियन एवरेज। अच्छा, यहाँ पे एक बिकॉज आया हुआ, सी में आप देख पा रहे हैं बिकॉज। अब बिकॉज को तो खैर ठीक है, बिकॉज तो कनेक्ट करेगा किसी न किसी सेंटेंस को, लेकिन आप ये चीज़ कभी गौर किए कि हम जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहेंगे कि हमने श्याम को पीटा क्योंकि उसने मेरा पेन चोरी कर लिया, तो जो क्यों का जो ऐड करता है ना, जो बिकॉज ऐड करते हैं सेंटेंस के बीच में कनेक्टिविटी लाते हैं, वो किसी ना किसी चीज़ का रिजल्टेंट को शो करता है। इसका मतलब ये हो कि बिकॉज जब हम ऐड करते हैं तो बेसिकली लास्ट में आता है, क्योंकि वो कंक्लूजन देता है। तो अगर बिकॉज वाला यहाँ पे जो टर्म है, अगर इसको मैं बाद में प्लेस कर दूँ तो मेरा डी और सी मैच कर रहा ना, डी और सी, मतलब डेफिनेटली इसका आंसर हम सी कर सकते हैं। एग्जाम में आपको ऐसा ही करके निकलना पड़ेगा अगर आपको पैरा जंबल्स पूरे 20-22 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब आप इसको यहाँ पे ना सेट करके भी देख लीजिए, डी के बाद अब बी सेट कीजिए, फिर आप ए, फिर देखिए सी, आपका कंक्लूजन बन जाएगा। ठीक है, अगला चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 15 में, इन अकॉर्डेंस विद हैरिकल स्टेटस ऑफ द सर्विस रेंडर्ड रिवार्ड्स आर गिवन एंड आर नॉट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वैल्यू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे कि देखिए यहाँ पे एंड से तो हम शुरुआत सीधा नहीं कर सकते। एंड आर नॉट रिलेटेड क्या मतलब है कि और साथ में रिलेटेड नहीं है, कैसे हम शुरुआत करेंगे? नहीं होगा, डी से नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे आप ऑप्शन देखें तो ए सी और सी से बिलोंग करें, मतलब डी तो खैर लिया ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद बी ऑफ द सर्विस, ये भी तो नहीं होगा, सीधा प्रीपोजिशन से हम क्या शुरू करो, ऑफ द सर्विस रेंडर, नहीं होगा। हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पे आके मिल रहा है, एक हमारा मिल रहा है इन अकॉर्डेंस विद, ये फ्रेजल वर्ब है, ये भी शुरुआत कर सकता है, और दूसरे पास है यहाँ पे रिवार्ड्स आर गिवन। अच्छा, यहाँ सबसे मज़ेदार बात ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन चल रहा है या कोई प्रोग्राम है, वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद हमको वहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि रिवार्ड्स आर गिवन टू विराट कोहली। मतलब हम जो सेंटेंस का शुरुआत करते हैं। अच्छा, जब रिवार्ड्स आर गिवन टू विराट कोहली तो किस केस में करते हैं? इन अकॉर्डेंस विद हायर स्कोर, द हाईएस्ट स्कोर,
इन द टूर्नामेंट। मतलब जो हम रिवार्ड्स देंगे किस आधार पे, इस आधार पे कि हेरिकल स्टेटस ऑफ द सर्विस रेंडर्ड, है ना। एंड रिवार्ड्स आर गिवन, देखिए फिर से समझिए, रिवार्ड्स आर गिवन इन अकॉर्डेंस विद हेरिकल स्टेटस एंड आर नॉट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक। मतलब जो रिवार्ड्स दिया जाएगा वो हेरिकल स्टेटस के हिसाब से, ना कि इकोनॉमिक वैल्यू के हिसाब से ऑफ द सर्विस रेंडर्ड लोग हैं, है ना। इसमें हम इकोनॉमिक वैल्यू पे नहीं देंगे, हेरिकल स्टेटस पे देंगे। जिसका सही आंसर सी होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 16 में कह रहा है, खैर यहाँ से देखिए वो तो इधर तो लिखा हुआ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। देखिए आगे कह रहा है ए में, देखिए नॉट ओनली। अच्छा इस क्वेश्चन में नॉट ओनली से शुरू कर रहा है ना, जब नॉट ओनली से कर रहा है तो डेफिनेटली बट ऑल्सो आएगा और ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा ऑन द लिटरेचर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड हाउएवर। अच्छा कभी ऐसा आपने सेंटेंस देखा है, एक्चुअली इसे अगर इम्प्रूव करना है तो आपको पैसेज न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे, वहाँ पर ये सब चीज़ें पता चलेगा। हाउएवर का यूज़ कर रहा है। हाउएवर हम लोग सेंटेंस का बेसिकली कब बीच में, जैसे होता है ना कि हम लोग कुछ बातें बोल रहे हैं, बोलते बोलते हम लोग बीच में बोले, है ना, हाउएवर या मीनवाइल, है ना, हम लोग इस तरह के बहरहाल बीच में बोलते हैं, चूंकि बीच में बोलते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, है ना, ये सब चीज़ें बीच में आती है। मतलब डेफिनेटली हाउएवर जो है कनेक्ट करेगा। अगर हम बात करें नॉट ओनली इन द एंग्लो अमेरिकन एकेडमी ऑन द लिटरेचर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड हाउएवर आर अ कॉमन फीचर ऑफ द लिटरेरी थ्योरी प्रैक्टिस्ड बट ऑल्सो इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। यहाँ पे एक चीज़ तो सबसे पहले आप ये जानें इसमें 16 नंबर में कि ए के बाद डी का कनेक्शन तो 100% आएगा। अच्छा एक के बाद डी का जो कनेक्शन है आपको दो जगह दिख रहा है, इस बी में दिख रहा हो और ए के बाद डी ए में दिख रहा हो। लेकिन क्या हमको यहाँ पे बी में, यहाँ पे देखिए, क्या हम ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि क्या ए से शुरुआत करेंगे, नॉट ओनली नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। हमारे पास एक सिंगल ऑप्शन से बच रहा है यहाँ पे बी का, ऑन द लिटरेचर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, है ना। हाउएवर आर अ कॉमन फीचर, मतलब थर्ड वर्ल्ड का जो लिटरेचर है वो हालांकि कॉमन हो गया है, ठीक है। इसका प्रैक्टिस नॉट ओनली इन एंग्लो अमेरिकन एकेडमी, ये सिर्फ एंग्लो अमेरिकन एकेडमी एकेडमा में ही नहीं बट ऑल्सो इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी ये चीज़ें चल रही है। तो सही आंसर इसका सी होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है आपसे, वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर एंड दैट विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट वेयर वी आर हिडेड एंड इन आवर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टे अहेड ऑफ दिस क्राइसिस। अच्छा इस क्वेश्चन में तो दो तीन चीज़ें बहुत बढ़िया से दिख रही है। एक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुलू कि यहाँ पे एंड है ना, लास्ट में, यहाँ भी एंड है। डेफिनेटली ये वाली सेंटेंस ए लास्ट में नहीं आएंगे, सी भी लास्ट में नहीं आएंगे, ठीक है ना। जब ए और सी नहीं आएंगे तो डी तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक चीज़ और भी देखिए आप यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट है ना, ये प्रीपोजिशन क्या लेता है, इन लेता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। तो डेफिनेटली बी के बाद डी तो आना ही श्योर है। जब बी के बाद डी आएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी के बाद डी आया हुआ है कॉम्बिनेशन, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसका सही आंसर ए करके निकलेंगे एग्जाम ऐसे ही बस तेजी से, ठीक है। आगे चलिए कह रहा कि एन एम्ब्रेसमेंट एंड डिफिकल्टी फॉर देम एंड हिमसेल्फ द ग्रेट गॉड्स ओडिन एंड थॉर हेल्पिंग देम विद हिज क्लेवर प्लान्स बट समटाइम्स काउजिंग लॉकी वाज रिप्रेजेंटेड एज द कंपेनियन ऑफ। देखिए अगर इस क्वेश्चन में बात करें हम तो देखिए यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे विद आया हुआ ना, विद प्रीपोजिशन है, जोड़ेगा, किसी को भी जोड़ेगा। अभी समझ में आ जाए किसको जोड़ रहा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक नाउन आया हुआ मेरे पास लॉकी, अगर हम लॉकी नाउन से शुरू करें तो क्या मेरा सेंटेंस फुलफिल कर पा रहा है, देखें समझे। यहाँ पे देखिए किसी में डी इसमें भी नहीं है ना, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें पहले हम इसको थोड़ा फुलफिल करने की कोशिश करें। कह रहा लॉकी वाज रिप्रेजेंटेड एज द कंपेनियन ऑफ द ग्रेट, देखिए चलता है ना, ऑफ द ग्रेट गॉड्स, ठीक है। बस हमारे पास डे के बाद भी आ गया था। जब डे के बाद भी आ गया तो डेफिनेटली हेल्पिंग देम विद हिज क्लेवर प्लान्स, अपने क्लेवर प्लान से उनको हेल्प करते हैं, कौन, ये गॉड जो है, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला के मेरा आंसर ये होगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है एग्जाम में, ये प्रैक्टिस आपको ईजी करेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 देखें, रिटन इन अनएडोर्न्ड संस्कृत प्रोज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट बुक्स डिवोटेड टू स्टेटक्राफ्ट द अर्थशास्त्राइज। अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लू इसलिए इस क्वेश्चन में पूरा भरा पड़ा हुआ क्योंकि अर्थशास्त्र है ना, तो यहाँ पे इसे शुरुआत कर सकते हैं। द अर्थशास्त्र इज वन ऑफ द, देखिए यहाँ पे आप ये चीज़ को देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे आप देखिए इज वन ऑफ द को कनेक्ट कर रहा है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट बुक्स। डेफिनेटली डे के बाद बी कहीं आ रहा है, अब देख लीजिए जहाँ डे के बाद बी आएगा वही आंसर हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होगा, क्लियर ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है आपसे, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग हैव बीन अंडरलाइंड सिंस एजेस टुगेदर वंस दे अंडरस्टैंड द सेंसिबलनेस बिहाइंड रीडिंग they would pass it on to other as well. It brings knowledge and wisdom both to the readers by virtue of a practice at home. This can be suggested to the one. देखिए क्वेश्चन में क्या कुछ क्लू ढूंढते हैं हम लोग। अगर क्लू ढूंढने की बात करें ना इस क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि वंस है एक ब्रिंग। अच्छा यहाँ पे ब्रिंग आपको दिख के ये ऐसा लग रहा होगा कि क्या हम ब्रिंग इट से शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर इस सेंटेंस को पढ़ा जाए तो क्या मीनिंग निकल रहा है, इट ब्रिंग्स नॉलेज एंड विजडम बोथ टू द रीडर्स, ये दोनों के लिए। लेकिन किस केस में, कब ये बात कर रहा है कि विजडम जो है दोनों के लिए सही है रीडर्स के लिए,
तो पहले ये चीज़ तो फुलफिल पहले करेगा तब तो। पहले ये तो बीच वाली सेंटेंस हो गया ना कि ये बेनिफिट है या नॉलेज, ब्रिंग नॉलेज करेगा। ये बोल रहा है ब्रिंग नॉलेज करेगा, विजडम बोथ फॉर रीडर्स, तो ये कब, ये तो बीच का सेंटेंस बोलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे ये चीज़ देखें, बेनिफिट ऑफ रीडिंग हैव बीन अंडरलाइंड सिंस एजेस टुगेदर, बेनिफिट जो है यहाँ पे पढ़ने का जो बेनिफिट है अंडरलाइंड सिंस एजेस टुगेदर, ये के बाद अगर हम इट ब्रिंग्स नॉलेज, अगर हम साथ यहाँ पे रीडिंग बेनिफिट्स की बात कर रहा है तो ब्रिंग्स नॉलेज करेगा, ये क्या करेगा, ब्रिंग नॉलेज करेगा, विजडम विजडम बोथ टू द रीडर्स। मतलब एक के बाद हमारा सी कंबाइन कर पा रहा था और एक के बाद मेरे पास सी एक बीम ऑप्शन था, हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, द गोल्डन एरा व्हेन देयर लैंग्वेज कल्चर एंड आर्ट्स फ्लोरिश्ड इन द माइंड्स ऑफ द तमिल्स अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सक्सेसिव पांड्यन किंग्स, द नेम माधुरी इवोक्स। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये भी बहुत सारे यहाँ पे क्लूज भरे पड़े हुए हैं। आप, ये आपके लिए होमवर्क है कि देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन आ रहे हैं, प्रीपोजिशन आ रहे हैं, ये किसको ऐड करेगा, है ना। आप इसे सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए ये ऐसा चैप्टर है ना कि इसमें अगर पूरा डिस्कस किया जाए तो ये दो तीन क्वेश्चन ना 15-20 मिनट का बन जाएगा, इतना डेप्थ डिस्कशन हो सकता है। लेकिन चूंकि लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं है लोगों को तो शॉर्ट में निपटाना पड़ता है। मिलेंगे अगले क्लास में हम लोग फिर से।